स्वागत है आप सभी का ब्रेन बायोलॉजी इन हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है। तो यानी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 11th और 12th बायोलॉजी के सारे चैप्टर कराए जाएंगे, जिसमें आपका जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो पूरा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 11th बायो का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है आपका जीव जगत। कि भाई बायोलॉजी में हम जो पढ़ रहे हैं, हमने 10th पास की है, 10th पास करने के बाद आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है यानी कि जीव विज्ञान। तो उस जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है, आपका विषय है, तो उसका जो पहला अध्याय आता है जिसका नाम है जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दी लिविंग वर्ल्ड और हिंदी में कहते हैं जीव जगत। यानी कि आपको इस अध्याय में पढ़ना है कि आपको बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्या होता है बायोलॉजी का, उसके बारे में जानना है। क्योंकि हमने सब्जेक्ट बायोलॉजी लिया है तो हमें उनके बारे में, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम पढ़ने से पहले उसका थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट तैयार होता है तो हम आगे का जो टॉपिक होते हैं वो बड़े पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी कि भाई आपके इस पहले जो चैप्टर है उस चैप्टर में एक हेडिंग आती है सबसे पहले कि बायोलॉजी क्या होती है या जीव विज्ञान क्या होता है। यानी कि अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जो आपने जो सब्जेक्ट लिया है बायोलॉजी, जिसमें आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, तो बायोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है उनके बारे में भी जानेंगे और बायोलॉजी होता क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है। बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है, तो हम उनकी भी बात करेंगे। तो देखो, बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। अब आपके एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है कि जीव विज्ञान कहते किसे हैं। तो देखो, विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम जीवों का जो अध्ययन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि भाई ये जो जीव होते हैं इसे क्या कहते हैं, या जीवों को हमें किस रूप में जान सकते हैं, या जीवों की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर जीव किसे कहते हैं या जीव किसे कहते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन, यानी कि हमारा मतलब है कि एक एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को हम बड़े लेवल तक पहुंचेंगे। तो देखो, जीव, इस ब्रह्मांड के अंदर जीवों को उसमें रखा गया जिसमें हम सजीव की बात करते हैं। आपने सबने सजीव के बारे में तो पढ़ा ही होगा। विज्ञान की वो शाखा जिसमें सजीव, केवल सजीवों की बात होती है, जिसमें सजीव। अब देखो, जीव वो होते हैं जो क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग। यानी कि क्या होते हैं? आपके सजीव होते हैं। क्या होते हैं? सजीव, जिसमें क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपके जीवन। ठीक है सर, हाँ, हमने समझ लिया जीव क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? जिसमें जीवन पाया जाता है। और आपके ब्रह्मांड के अंदर ऐसी दो चीजें हैं जिसके अंदर जीव पाया जाता है या जीवन पाया जाता है। वो कौन कौन सी है? एक तो है पादप है और दूसरा है आपका एनिमल। यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब किस में रखे गए हैं? आपके लिविंग के अंदर रखे गए हैं, सजीव के अंदर रखे गए हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जीव। केवल आप ये मत समझना जीव के अंदर जो जानवर होते हैं उनको रखा गया, नहीं, पेड़ पौधों को भी किस में पढ़ते हैं? जीवों में पढ़ते हैं। यानी कि जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे? पेड़ पौधों तथा एनिमल्स का भी हम स्टडी करेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब आता है कि सर जीवन या लिविंग या सजीव की बात करते हैं। किसकी करते हैं? सजीव की। कि सर सजीव क्या होता है? तो हम आपको बता देते हैं। सजीव वो होते हैं जिसमें क्या पाया जाता है? सबसे पहले देखो, सजीव की एक विशेषता होती है कि उसमें क्या होनी चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए या वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये विशेषता दोनों के अंदर है कि नहीं है?
मैंने क्या बताया, जीव कौन कौन से हैं, आपके पेड़ पौधे तथा एनिमल्स। हाँ सर, आपने ये बताया था। देखो पेड़ पौधों के अंदर भी वृद्धि होती है और हमारे अंदर भी वृद्धि होती है। हम देखो एक पेड़ पौधे का उदाहरण लेते हैं और एक हम मानव का लेते हैं। पहला लक्षण है वृद्धि सजीवों का। तो हाँ सर, सजीवों के अंदर वृद्धि होती है। कैसे? हमारे अंदर भी वृद्धि होती है। पहले हम जब हमारा जन्म था तो कम कितने से थे, छोटे से 1 से 5 केजी के बीच। अब देखो हमारा धीरे धीरे आकार भी बढ़ रहा, आयतन बढ़ रहा, हमारे अंदर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार पेड़ पौधे छोटे से बड़े बड़े बनते हैं कि नहीं बनते? हाँ सर, बनते हैं। तो ये पेड़ों की क्या होगी, पहली विशेषता हो गई वृद्धि, यानी कि ये सजीव का पहला लक्षण। दूसरा आता है इसमें शोषण की क्रिया, कि सर पेड़ पौधों के अंदर भी शोषण, हमने जब 10th में 9th में पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी पढ़ी थी, जिसमें क्या होता, CO2 जल मिलकर क्या कार्बोहाइड्रेट और क्या बनाते थे, ऑक्सीजन बनाते थे। तो हमने पेड़ पौधों के बारे में भी पढ़ा था उस समय। तो पेड़ पौधों में भी शोषण क्रिया होती थी और हमारे अंदर भी क्या होती है, शोषण की क्रिया होती है, जिसमें हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और वापस CO2 को बाहर छोड़ते हैं। ये प्रोसेस किसमें होती है, सजीवों के अंदर। अरे भाई ये विशेषता निर्जीव के अंदर होती है क्या? जो आपके सामने देखो कोई पत्थर पड़ा है, उसमें शोषण की क्रिया होती है? नहीं होती है सर, क्योंकि वो निर्जीव है। हम किसकी बात कर रहे हैं, सजीवों की बात कर रहे हैं। और वो सजीव किस में रखे गए हैं, सारे के सारे बायोलॉजी के अंदर। उसमें क्या होती है, उसकी स्टडी होती है। ठीक है सर, पहली विशेषता हो गई वृद्धि, दूसरी हो गई शोषण। तीसरा होता है उत्सर्जन, कि भाई आपने जो जीव पढ़े हैं उसमें क्या होने चाहिए, उत्सर्जन की क्रिया होनी चाहिए। तो हम उसमें किस में पढ़ेंगे, बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अब उत्सर्जन की क्रिया देखो सर, पेड़ पौधों में भी होती है, हमारे अंदर भी होती है। ठीक है, इसके बाद आती है तीसरी विशेषता सजीवों की, उसके अंदर उपापचय क्रियाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, उपापचय, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन पाई जाती है, जिसके दौरान उसमें क्या बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं। आपने पढ़ा होगा पेड़ पौधों में भी हार्मोन्स बनते हैं, जिसके कारण उसकी वृद्धि होती है। हार्मोन्स के कारण उनके फलों का आकार बड़ा होता है, हार्मोन्स के कारण उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है, और कभी हार्मोन्स की जब कमी होती है तो पत्तियां गिरने लगती है। उसी प्रकार मानव के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन, वो अब जब हार्मोन्स की बात होगी तब बात करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे आपके वृद्धि हो रही है तो वो भी किसके कारण हो रही है, शरीर के अंदर हार्मोन्स बन रहे हैं, और आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स बनते हैं तभी तो आपके अंदर, जैसे वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के कारण होता है। तो इसलिए आपके शरीर के अंदर क्या पाई जाती है, उपापचय क्रिया। आपको नॉर्मल इतना ही अभी समझना है, बाकी आगे आगे चैप्टर में आते पढ़ते जाएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट समझते जाओगे। ठीक है, ये तो हो गई आपके सजीवों की विशेषता। ठीक है, अब हमने बायोलॉजी पढ़ ली, जीव विज्ञान, विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं, जीव विज्ञान जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपका जो जीव विज्ञान शब्द है या आपका कोई भी शब्द होता है किसी न किसी भाषा से बना होता है। जैसे हमारे देश के अंदर कितनी भाषाएं होती हैं, 22 के आसपास कुछ भाषाएं, जैसे हिंदी है, राजस्थानी है, पंजाबी है, कोंकणी है, गुजराती है, मराठी है। उसी प्रकार जो विश्व की बात होती है, विश्व लेवल की बात होती है, तो ये जो बायोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, या जीव विज्ञान जो शब्द है आपका किस भाषा का शब्द है। सर बोलोगे आप, पूछोगे गुरुजी किस भाषा का शब्द है, तो हम क्या बताएंगे आपको, जीव विज्ञान एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कैसा है, यूनानी है। क्या है, यूनानी है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना। यानी कि जो आपका बायोलॉजी जो शब्द है, ये जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 है आपका बायोज। क्या है, बायोज। यानी कि आपको जब कोई भी पूछे कि बायोलॉजी जो शब्द है किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो आपका उत्तर रहेगा बायोज प्लस लोगस। क्या होगा, बायोज प्लस लोगस, जिसमें बायोज का अर्थ है लाइफ या जीवन। क्या होता है, बायोज का अर्थ होता है लाइफ या जीवन, और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी कि का अध्ययन। और जीवन की जो संभावना है वो किसमें होती है, गुरुजी सजीवों के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, सजीवों के अंदर। और वो सजीव कौन कौन से होते हैं आपको पता है, जिसको हम लिविंग के बारे में अभी बात की है ऊपर, कि वह जिसमें जीवन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। और वो सजीव कौन कौन से होते हैं, उनकी विशेषता भी पढ़ी थोड़ी बहुत हमने। ठीक है, जिसमें बायोज प्लस लोगस, यानी कि बायोज यानी जीव या लाइफ या जीवन, लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी कि बायोज प्लस लोगस मिलकर किस शब्द का निर्माण होता है, आपके बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का निर्माण होता है शब्द का।
ठीक है, अब हमने पढ़ लिया बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोज प्लस लॉगस। ठीक है, इसके बाद आता है कि बायोलॉजी है या जो जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? आपके अरस्तु है भाई। जीव विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? अरस्तु है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटले कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? एरिस्टोटले। तो कई बार आपके बुक में एरिस्टोटले मिलता है और कहीं पे आपको क्या मिलता है? अरस्तु मिलता है। ठीक है, ये आगा आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि किसी न हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई फादर होता है या कोई जनक होता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं पे आपको जनक मिलता है, कहीं पे आपको पिता भी मिलता है, शब्द एक शब्द और मिलता है, पितामह भी मिलता है, फादर भी मिलता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, उसका उत्तर क्या होगा? अरस्तु, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटले, यानी कि जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान, सॉरी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान की भी बात होगी तो भी क्या होगा? अरस्तु ही होगा। ठीक है, ये हो गई बात। अब आती हैं कि भाई आपके 11th के अंदर जो बायोलॉजी की जो ब्रांचें होती है, मुख्यतः सिलेबस में दे रखी है, कौन कौन सी ब्रांचें होती है उसकी बात करेंगे। तो देखिएगा, हेडिंग आती है आपकी जीव विज्ञान की शाखाएं, कि आपकी जो बायोलॉजी की जो ब्रांच होती है वो कौन कौन सी होती है उसकी बात करेंगे। तो देखो, जीव विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं। कितनी होती हैं? मुख्यतः आपको 2 शाखाओं के बारे में याद रखना ही है। ऐसे खूब होती है, जैसे आपके शरीर की बात करेंगे तो सबकी बात करेंगे, अलग अलग ब्रांचें होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की मुख्यतः 2 शाखाएं होती है। नंबर 1 पे पढ़ना है आपको जंतु या प्राणी विज्ञान। क्या पढ़ना है? जंतु या प्राणी विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, जंतु और प्राणी दोनों ही एक ही शब्द है। कहीं पे आपको प्राणी विज्ञान मिलेगा, कहीं पे आपको जंतु विज्ञान मिलेगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी। आपने 10th तक साइंस पढ़ी है, जिसमें आपने पढ़ा था केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। अरे भाई 3 सब्जेक्ट होते थे कि नहीं, और एक चौथा इन्वायरमेंट साइंस, पर्यावरण भी होते थे, पर्यावरण के चैप्टर जिसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में पढ़ा था। तो उसी प्रकार जो जंतु विज्ञान होता है, जिसमें केवल हम क्या पढ़ेंगे? ओनली फॉर एनिमल्स। किसकी? ओनली फॉर एनिमल्स की स्टडी होगी। किसकी? सॉरी, एनिमल्स, यानी कि जितने भी जानवर होते हैं उनकी हम स्टडी किसके करेंगे? विज्ञान की किस शाखा के अंदर करेंगे? जूलॉजी के अंदर करेंगे। ठीक है, और दूसरी ब्रांच होती है आपकी वनस्पति विज्ञान। कौन सी है? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब इस वनस्पति को और किस नाम से जानते हैं? पादप विज्ञान। यानी कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों से संबंधित जो भी स्टडी मिलेगी वो आपको किसके अंदर मिलेगी? वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके बोटनी। क्या कहते हैं? बोटनी। ठीक है, तो आपकी 2 ब्रांचें हो गई, जूलॉजी और बोटनी, यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, और जिसे आप किस नाम से जानते हो? पादप विज्ञान। हमारा एक ही मकसद है कि आपको सरल से सरल भाषा में और एक शब्द के जो जितने भी शब्द बनते हैं उन शब्दों से आपको परिचित कराएं, कि भाई कहीं पे आपको प्राणी मिले तो आप कंफ्यूजन ना हो, कहीं पे आपके जंतु मिले तो भी आप कंफ्यूजन ना हो, कहीं पे वनस्पति विज्ञान मिल जाए या पादप विज्ञान मिल जाए तो आपके दिमाग में एक ही थॉट आनी चाहिए कि वनस्पति हो चाहे पादप हो, वो क्या होती है? जिसमें पेड़ों पौधों का अध्ययन होता है, और जंतु और प्राणी विज्ञान में किसमें होता है? ओनली फॉर स्टडी होती है एनिमल्स की। ठीक है, अब आता है नंबर 1 पे आपका जूलॉजी। और एक बात याद रखना, इनके जो स्टडी करने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? जैसे मैं बात करता हूं जंतु या प्राणी विज्ञान, क्या करता हूं? जंतु या प्राणी विज्ञान की बात करता हूं, तो इसको जो अध्ययन करने वाला होता है वो होता है जूलॉजिस्ट होता है। कौन होता है? जूलॉजिस्ट होता है। और जो वनस्पति विज्ञान, जो पेड़ पौधों का अध्ययन करने वाला होता है वो होता है बोटनिस्ट होता है। जैसे आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हो, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं, जैसे हड्डियों के ऑर्थोलॉजिस्ट होते हैं, आंखों के ऑप्थियोलॉजिस्ट होते हैं, तंत्रिका तंत्र वाले न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, आपके जैसे पेट का डॉक्टर गैस्ट्रोलॉजिस्ट है। तो ऐसे आपके जो इसका मतलब गैस्ट्रोलॉजी का मतलब वो पेट के बारे में उसको पूरी कंप्लीट स्टडी करने वाला होता है, या उसको पूरी स्टडी है, या उसके बारे में जो विशेषज्ञ है वो क्या कहलाता है? उसका लॉजिस्ट कहलाता है। जैसे जंतु विज्ञान का जो विशेषज्ञ होता है वो क्या कहलाता है? जूलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जूलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे जूलॉजी नंबर 1 पे कि जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, पहले भी बात की, या इसे किस नाम से जानते हैं, प्राणी विज्ञान। तो इसमें देखिए विज्ञान की वो शाखा जिसमें जंतुओं प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? जंतुओं और प्राणियों। इसको इंग्लिश में आप याद रख लो एनिमल्स। क्या याद रखो? एनिमल्स। यानी कि जितने भी एनिमल्स आएंगे वो किसके अंदर पढ़ेंगे? हम जूलॉजी के बारे में, जूलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें जंतुओं तथा प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी कहते हैं, या जंतु कहते हैं, या जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब आता है जूलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? आपका ग्रीक भाषा का। जिस प्रकार हमने बात की कि भाई जीव विज्ञान एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी कि बायोलॉजी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। उसी प्रकार जो ये जूलॉजी है ये भी एक कैसा है? ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना। यानी कि जूलॉजी भी क्या हो रही है? यहाँ पे संधि विच्छेद कर रहे हैं तो दो शब्द मिलते हैं, एक तो होता है जून और एक होता है लोगोस। यानी कि जून का अर्थ होता है आपका एनिमल्स और टू स्टडी का अर्थ होता है का अध्ययन, यानी कि जिसमें केवल एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? जूलॉजी कहते हैं। आप कहीं पे जाते हो, जू में जाते हो या चिड़ियाघर में जाते हो या जू में जाते हो ना, तो जू में क्या देखते हो? आप पक्षी भी देखते हो, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप भी देखते हो, यहाँ पे सांप भी देखने को मिलते हैं, मगरमच्छ देखने को मिलता है, आपको बंदर भी देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको पक्षी भी, भालू भी देखने को मिलते हैं, पक्षी भी, कई प्रकार के पक्षी, यानी कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स रखे गए हैं, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? जूस कहा जाता है। वहाँ पे ऐसे थोड़ी ना पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। आप जहाँ भी चिड़ियाघर में जाते हो तो क्या मिलते हैं? केवल एनिमल्स मिलते हैं। इसी प्रकार जिसमें केवल जूस का अध्ययन किया जाता है या जानवरों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। और इस जो जंतु विज्ञान है, इस जंतु विज्ञान का जो जनक है वो भी कौन है? आपके अरस्तु ही है। कौन है? अरस्तु। ठीक है, जिस प्रकार हमने बात की जीव विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? अरस्तु है। उसी प्रकार हम बात करते हैं जो जंतु विज्ञान की, तो उसका भी जो जनक है वो कौन है? अरस्तु है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि ब्रेन में कुछ ना कुछ घूम रहा होगा आपके कि सर हमने बात की जीव विज्ञान का जो जनक है अरस्तु है, कि सर इस अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं? देखिएगा, क्योंकि ये जो अरस्तु है इन्होंने क्या किया था? जो साइंस है, इस एनिमल्स है, यहाँ पे ज़्यादा स्टडी की थी, अपना योगदान ज़्यादा दिया था, तो उसके लिए इसे क्या कहते हैं? अरस्तु का जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को हम किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रपिता के रूप में। किसे? राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। अब राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? क्योंकि गांधी जी ने कई बार कई आंदोलन का नेतृत्व किया था, देश के लिए राष्ट्र नेतृत्व किया था। इसी प्रकार जो इन्होंने है जीव विज्ञान के लिए काफी माथापच्ची की है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं और जीव विज्ञान का भी जनक कहते हैं। किसको? एरिस्टोटलिस सर को या अरस्तु सर को। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट बिंदु कि अरस्तु की एक पुस्तक होती है कि भाई इन्होंने अरस्तु जी ने एक पुस्तक लिखी थी जूलॉजी के संदर्भ में जिसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। क्या होता है? उस पुस्तक का नाम याद आपको रखना है, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। क्या है? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। यहाँ पे एक शब्द मिल रहा है एनिमल्स या एनिमेलिया, और जिसका संबंध किससे है? जानवरों से। तो यहाँ पे आगे पादप विज्ञान की भी आएगा, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। क्या आएगा? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। उसका संबंध पेड़ पौधों से होगा और इसका जो संबंध है वो किससे है? जंतुओं से है। और ये जो पुस्तक है अरस्तु द्वारा लिखी गई है, और द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम है जो वो पुस्तक है थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे आपकी एक ब्रांच हो गई जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। अब दूसरी बात करते हैं हम किसकी? वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। दूसरी ब्रांच है, हमने पहले एक की बात की जंतु विज्ञान की, उसके बाद आपका दूसरा आता है वनस्पति विज्ञान यानी कि पादप विज्ञान। अब देखो वनस्पति में हम क्या करते हैं? पेड़ पौधे, इन सब से ही पता चलता है कि इसमें जो आपको जितने भी जो चीज़ें मिलेगी वो क्या मिलेगी? पेड़ पौधों से रिलेटेड मिलेगी। यानी कि इसके अंदर जो हम स्टडी करेंगे या जो अध्ययन करेंगे वो केवल और केवल क्या होंगे? पेड़ पौधा या पादपों से संबंधित होगा। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? पादप या वनस्पति विज्ञान, जिसको कहते हैं इंग्लिश में बोटनी। क्या कहते हैं? बोटनी। तो इसकी देखो परिभाषा क्या है? विज्ञान की वो शाखा
जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसे पादप या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ी थी जूलॉजी के अंदर की, जूलॉजी में विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर एनिमल्स या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जूलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत केवल पादपों का अध्ययन किया जाता है या पादपों से संबंधित किसी भी प्रकार का अध्ययन किया जाता है उसे हम किसके अंदर रखते हैं? विज्ञान की शाखा दूसरी बॉटनी के अंदर रखते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है बॉटनी, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। भाई आपने पढ़ा था कि भाई जूलॉजी भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, बायोलॉजी भी आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। उसी प्रकार जो ये बॉटनी जो शब्द है आपका किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पादप। अरे भाई जो बॉटनी जो शब्द है उसका अर्थ है पादप है, या आप किस नाम से जानते हो? शाक, झाड़ी या पौधों के रूप में जानते हो। वो सब किसके अंदर स्टडी की जाती है? आपके बॉटनी के अंदर की जाती है। और ये बॉटनी क्या है? एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब आता है कि भाई वनस्पति विज्ञान का अब एक बीच में पॉइंट है, इसकी बात करते हैं। वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? थियोफेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफेस्टस। जिस प्रकार हमने जंतु विज्ञान की बात की उसमें आपको अरस्तु को बताया था कि भाई अरस्तु है वो जंतु विज्ञान का जनक है। उसी प्रकार जो वनस्पति विज्ञान है उसका जो जनक है वो कौन है? थियोफेस्टस है। ठीक है। अब आता है कि सर थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है तो इसका अर्थ है कि जो थियोफेस्टस नामक जो वैज्ञानिक है इन्होंने पेड़ पौधों पर स्टडी की थी और काफ़ी कुछ इन्होंने सिद्धांत भी दिए थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पेड़ पौधों का जनक, या पेड़ पौधों या बॉटनी का जो फादर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफेस्टस को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है कि इन्हीं की एक पुस्तक लिखी हुई है। थियोफेस्टस की एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम है। क्या है? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। कि भाई इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस प्रकार अरस्तु ने लिखी थी द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, जिससे एनिमेलिया शब्द का अर्थ होता है जानवर या एनिमल्स है। उसी प्रकार जो इसकी भी पुस्तक है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम जिसका अर्थ होता है प्लांट या पादप। यानी कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? पादपों के बारे में कुछ विस्तृत जानकारियां मिलेगी या उसके बारे में कुछ स्टडी मिलेगी। किसके अंदर? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। ये हो गई आपकी दूसरी शाखा वनस्पति विज्ञान। यानी कि बायोलॉजी की दो मुख्य जो शाखाएं थी, जंतु विज्ञान और दूसरी थी आपकी पादप विज्ञान। ये दोनों शाखा समाप्त होने के बाद अब आपके बारे कुछ बायोलॉजी की जो अन्य शाखाएं होती है, यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी बायोलॉजी की अन्य मुख्य शाखाएं। कि भाई बायोलॉजी की अन्य मुख्य शाखाएं कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्गीकी। किसकी बात करते हैं? वर्गीकी। इंग्लिश में इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। कि भाई अब हम पढ़ेंगे कि वर्गीकी क्या होता है या टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो इसको देखो, विज्ञान की वो शाखा जिसमें सभी जीवों की, अब देखो यहाँ पे एक शब्द आया है विज्ञान की वो शाखा जिसमें सभी जीवों की। अब देखो आपको दिमाग घुमाना है पीछे की ओर। जब सबसे पहले वीडियो हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने जीवों की बात की थी, तो जीव कौन होते हैं? पेड़ पौधे तथा जानवर या एनिमल्स या सजीव। तो जीवों की पहचान यानी कि उसके आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसका पहचान कैसे करते हैं, ये सब हम स्टडी किसके अंदर करते हैं? वर्गीकी। यानी कि आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई नया प्लांट मिला है तो उसकी पहचान कैसे करते हैं, तो उसके बारे में सब किस में होगा? टैक्सोनॉमी के अंदर होगा। अब दूसरा आता है उसका नामकरण, नोमेनकल्चर। क्या आता है? नामकरण या नोमेनकल्चर। कि भाई उसका नाम क्या है। अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आपको एक अजीब सा जानवर मिला है या एनिमल्स मिला है, तो आपको उसको बारे में नाम नहीं पता है, लेकिन जब आप वापस स्टडी करने बैठोगे तो नामकरण मिलेगा, तो आप उसको क्या करोगे? नामकरण क्या हुआ। या कोई नया एनिमल्स मिला है तो उसका हम क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। वो किसके अंदर करेंगे? विज्ञान की किस शाखा के अंदर? टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के अंतर्गत करेंगे। और दूसरा, इसके बाद तीसरा आता है, उसके अंदर क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसको कौन से किंगडम में रखेंगे? यानी कि पेड़ पादप है तो इसको प्लांट किंगडम में रखेंगे, और अगर एनिमल्स है तो इसको हम
प्लांट किंगडम और सॉरी पेड़ पौधा है तो उसको हम प्लांट किंगडम में रखेंगे, और अगर कोई एनिमल्स है तो उसको हम एनिमल या एनिमल किंगडम में रखेंगे। उसके बाद उसका फाइलम कौन सा होगा, वो पूरा का पूरा संघ कौन सा, फाइलम, सब फाइलम, डिवीजन, ऑर्डर, सब ऑर्डर, उसका जीनस कौन सा, उसकी स्पीसीज कौन सी है, वो सब किसके अंदर रखेंगे, इससे वर्गीकरण या इसके को इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन कहते हैं। देखो अब वापस देखो, विज्ञान की वो शाखा जिसमें सभी जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण किया जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकी। अब आपको वर्गीकी से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वर्गीकी किसे कहते हैं या वर्गीकी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप बोलोगे किसी भी जीवाश्म या किसी भी जीव का पहचान, नामकरण या वर्गीकरण का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। अब देखो वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे अगर कैरोलस लीनियस की बात होगी तो काफी कैरोलस लीनियस का भी काफी योगदान है। तो सबसे पहले आता है वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस। ये देखो ये नाम आपको कैरोलस लीनियस है, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या आपके एग्जाम में पूछ ले जाता है वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जहां पे जनक ना देके क्या मिला था, पितामह। अरे भाई कंफ्यूजन नहीं होना है, पितामह यानी कि वर्गीकी का फादर या पितामह या जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। और इन्हीं श्रीमान जी ने 2 पुस्तकें लिखी थी, उनका भी नाम याद रखना है। उनकी जो बुक्स है कौन कौन सी है, नंबर 1 पे आती है सिस्टीमा नेचुरी, कि भाई आपकी जो सिस्टीमा जो नेचुरी पुस्तक है वो किसने लिखी थी, कैरोलस लीनियस ने लिखी थी। और स्पीसीज ऑफ प्लांटेनम पुस्तक किसने लिखी थी, द कैरोलस लीनियस ने लिखी थी। और एक दो हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया पुस्तक थी, वो किसकी थी, आपकी अरस्तु की थी। और द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम जो पुस्तक है वो किसकी है, थियोफेस्टस है। यहाँ पे 5-6 पुस्तकों का नाम भी आपको याद रखने हैं, कैरोलस लीनियस की सिस्टीमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेनम। ठीक है, अब आता है ये जो कैरोलस लीनियस है, इन्होंने सबसे पहले एक पद्धति दी थी, द्विनाम पद्धति। कौन सी, द्विनाम पद्धति। कि आपके एग्जाम में आगे बताएंगे हम द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस के बारे में, लेकिन यहाँ पे थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं कि भाई कैरोलस लीनियस ने क्या दी थी, द्विनाम पद्धति, जिसमें क्या होते हैं, किसी भी एनिमल्स है या किसी भी प्लांट्स की बात करूं तो उसमें क्या उस एनिमल्स या प्लांट्स का जो नाम है 2, एक तो पहला तो होता है 2, जैसे मैं बात करता हूं मानव की, तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस, जिसमें होमो उसका क्या है, जीनस है या वंश है, और सैपियंस उसकी क्या है, स्पीसीज या जाति है। तो ये जो द्विनाम यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ये सबसे पहले किसने बताया था, कैरोलस लीनियस ने बताया था। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे आती है विज्ञान की आपकी दूसरी अन्य ब्रांचों के अंदर पढ़ते हैं तो सब दूसरी आती है आपकी कोशिका विज्ञान। क्या आती है, कोशिका विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, क्योंकि इस साइट शब्द का ही अर्थ क्या होता है, सेल होता है। क्या होता है, सेल। ये लो बच्चों, सेल। प्रिय विद्यार्थियों, सेल का अर्थ होता है कोशिका। क्या होता है, कोशिका। और जब कोशिका का जो अध्ययन करता है या अध्ययन करते हैं विज्ञान की जिस शाखा के अंदर, उसे कहते हैं साइटोलॉजी, और हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, विज्ञान की वो शाखा जिसमें कोशिका तथा उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जो कोशिका का जो अध्ययन करने वाला होता, विशेषज्ञ होता है, या जिसको कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है, उसे कहते हैं साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजिस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान विशेषज्ञ। क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान विशेषज्ञ। ठीक है, अब आती है ये देखो, कोशिका के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान में उसकी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, और उसके अंदर जो सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं या सेल ऑर्गन होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनकी भी अंदर स्टडी करते हैं। किसके अंदर, इसी साइटोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब आता है आकारिकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तीसरी ब्रांच कौन सी आती है, मॉर्फोलॉजी, या इसे हिंदी में कहते हैं आकारिकी। इसमें देखो क्या है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें जंतुओं तथा पादपों, या मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं कोष्टक में जीवों, क्या लिख सकता हूं,
जीवों। अब देखो जीवों में कौन आते हैं, पेड़ पौधे तथा जंतु, यानी कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें जंतुओं तथा पादपों की बाह्य संरचना, आउटर संरचना, यानी कि जो बाहर की जो संरचना होती है वो किस में हम अध्ययन करते हैं, मॉर्फोलॉजी के अंदर करते हैं, क्या करते हैं। और आंतरिक होती है वो क्या किस में होती है, एनाटॉमी में होती है, किस में होती है, एनाटॉमी में। ठीक है, तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें जंतुओं तथा पादपों की बाह्य संरचना व आकार का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या याद रखना है आपको, मॉर्फोलॉजी या आकारिकी। आपके 1 नंबर की परिभाषा पूछ ली जाती है कि आकारिकी किसे कहते हैं या मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा विज्ञान की वो शाखा या विज्ञान की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी जंतु या पादप की शरीर के बाह्य आकार तथा अमाप की संरचना का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आती है आपके टैक्सोनॉमी हो गया। इसके बाद आएगा आपका फिजियोलॉजी या शारीरिकी। मॉर्फोलॉजी के बाद आती है आपकी चौथी जो विज्ञान की जो बायोलॉजी की जो मुख्य शाखा है वो आती है आपकी शरीर क्रिया विज्ञान। क्या आती है, शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजियोलॉजी। क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। इसमें देखो क्या है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें शरीर की आंतरिक अंगों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आता है कि जो आंतरिक अंग है वो कौन कौन से होते हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा, बायोलॉजी का एक चैप्टर था जिसका नाम था मानव तंत्र। क्या था, मानव तंत्र, जिसमें हमने पढ़ा था रक्त परिसंचरण तंत्र का, हृदय पढ़ा था। क्या पढ़ा था, हृदय पढ़ा था। जिसमें हमने क्या पढ़ा था, पाचन तंत्र पढ़ा था। जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, आपने पाचन तंत्र पढ़ा तो आपने आमाशय भी पढ़ा था, यकृत पढ़ा था, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब हमने किस में पढ़े थे, आपने इस पाचन तंत्र में पढ़ा था। आपने श्वसन तंत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था, श्वसन, जिसमें आपने क्या पढ़े थे, फेफड़े पढ़े थे। ठीक है, फेफड़े। और आपने क्या पढ़ा था, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था, जिसमें क्या पढ़ी थी, आपने किडनी पढ़ी थी। ठीक है, और उसके साथ आपने क्या पढ़ा था, आपने अंतःस्त्रावी ग्रंथियां पढ़ी थी, जिसमें आपने हार्मोन्स, ग्रंथियों के बारे में जितने भी जो रासायनिक समन्वय होते थे वो सब हम किस में पढ़े थे। यानी कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें शरीर के आंतरिक अंगों की रासायनिक क्रियाओं, यानी कि ये जो सब है क्या है, शरीर के आंतरिक अंग है। यानी कि क्या है, मानव तंत्र के हृदय हो गया, पाचन वाला पेट, आमाशय वगैरह ये हो गया, फेफड़े हो गया, किडनी हो गया, ये हमारे शरीर के क्या आंतरिक अंग है। इनकी जो क्रियाएं होती हैं इसमें, जैसे सबसे पहले बात करते हैं हृदय के। भाई हृदय के अंदर जो ब्लड का जो पंपिंग किस प्रकार होता है, और फेफड़ों के अंदर गैसों का एक्सचेंज यानी कि विनिमय किस प्रकार होता है, ये सब जो प्रोसेस होता है वो किस पे है, डिपेंड आपके रासायनिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। और आपने किडनी में पढ़ा था, वो जो किडनी के अंदर जो आपका जो ब्लड का फिल्ट्रेट होता था या रक्त का जो छन्नीकरण होता था वो किस प्रकार होता था, वो सब हमने किस में पढ़ा था, इसमें मानव तंत्र के अंदर पढ़ा था। और वो मानव तंत्र की जो अंदर आंतरिक अंगों की जो संरचना है, ये जो क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं जो किस प्रकार संपन्न होती हैं, उसको हम किस में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। यानी कि शारीर क्रिया विज्ञान, यानी कि मानव शरीर के अंदर जो सारे सिस्टम किस प्रकार चलते हैं, कौन से सिस्टम किस समय क्या कार्य करते हैं, हार्मोन्स वगैरह होते हैं, वो सब किस प्रकार कार्य करते हैं, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है नंबर 5 पे आपका शारीरिकीय। क्या आता है, शारीरिकीय या एनाटॉमी। इसमें देखो विज्ञान की वो शाखा जिसमें शरीर के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि आपके अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है अंदर की। हमने एक तो बात की थी टेक्स एनाटॉमी, और एक हमने इससे पहले और पढ़ी थी जिसमें हमने क्या पढ़ा था, शरीर की क्रिया विज्ञान को। जैसे हमने पढ़ी थी आकारिकी, मॉर्फोलॉजी, जिसमें क्या पढ़ा था, शरीर की बाह्य संरचना। तो इसमें एनाटॉमी में क्या होती है, शरीर की आंतरिक संरचना हो गई, यानी कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें शरीर के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको हमारी क्लास ज़रूर पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अपने जो जितने भी मित्रगण हैं जिसके बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी ले रखा है, उन सबको वीडियो शेयर करें। और
और साथ में नोट्स भी बनाते रहे, क्योंकि प्रत्येक चीज़ को हम सरल से सरल भाषा में आपको बोर्ड के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। थैंक्स क्लास।